एफएम का फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। एफएम के अंदर जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं उसी के अंदर के कॉन्सेप्ट में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे दोस्तों कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस चीज को थोड़ा थोड़ा सा देखते चलेंगे। चलिए, तो अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग आज का सेक्शन शुरू होता है कि कल हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ ली थी कि कैसे फ्लूइड बना, फ्लूइड के अंदर कौन कौन आता है, लिक्विड, वेपर एंड गैस आता है। लिक्विड क्या बताता है, वेपर क्या बताता है, गैस क्या बताता है, इनको हम कैसे देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, कोहेशन, ये एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बनाता है। फिर कोहेशन को किस नेचर से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो पता चला कि फंक्शन नंबर से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। फंक्शन नंबर के अंदर फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसको कैसे पता करेंगे, तो पता चला कि मॉलिक्यूलर मीन फ्री पार्ट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था उससे डील। आज का हमारा इसी के अंदर ये सेम चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके अंदर पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी दोस्तों, इसको देखते हुए आज हम लोगों को चलना है। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग को देखनी, इसको हम देखते चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बस। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर हमको क्या क्या देखते रहना है, इसके अंदर देखते चलते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है पहला, सबसे पहला दोस्तों मास, ठीक है। सोनी मैक्स में आता तो पिक्चर देखा क्या, मास, अरे नागार्जुन का पिक्चर था फेमस, ठीक है, पैर से माथा तक अंदर आ जाता था, देखा नहीं देखा। चलो, तो ये वही मास है, ठीक है। मास की कहानी क्या बताती है इसको समझो, मास क्या बोलता है, इसकी कहानी क्या बताती है, इसको समझना सबको, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं इसमें। मास की कहानी में एकदम इजी से चीज है, एक सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस या मैटर किसको बोलते हैं, ये तुम लोग को दोबारा मेरे को बताने की जरूरत नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कोई एक सब्सटेंस है, तुमको पता चल जाएगा इसका अपना फाइनाइट शेप साइज होगा, कुछ भी फाइनाइट डायमेंशन होगा। सेकंड, इसमें ये डायमेंशन क्वांटिटी होगी, इसकी अपनी डायमेंशंस होंगी, ठीक है। चलो, अब ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस, ये सब्सटेंस n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। किनसे बना है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना, ठीक है। तो इस सब्सटेंस के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यदि मैं इस सब्सटेंस को किसी भी लोकेशन पे प्लॉट करता हूं, कहीं भी किसी भी जगह पे प्लॉट करता हूं, कहीं भी ले जाता हूं, मतलब अर्थ में, मून में, मार्स में, कहीं, ठीक है, पृथ्वी में, चांद में, मंगल में, कहीं भी ले जाता हूं, तो ये मटेरियल जो है, ये सब्सटेंस जो है, इसके अंदर पार्टिकल की संख्या n नंबर की रहेगी। ये कहता है मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मास का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कोई भी सब्सटेंस जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो, यदि मैं उस सब्सटेंस को कहीं भी लेकर सप्लाई करूं, कहीं भी लेकर के जाऊं, तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या, ये जिन मॉलिक्यूल से वो बना है उनकी संख्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दिस वन इज नोन एज मास। क्लियर है क्या सभी को, जल्दी बताओ यस और नो। क्या मेरी बात सभी को क्लियर, मास क्या होता है सबको समझ में आ गया। चलो, तो मास के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, छोटा सा डेफिनेशन फटाफट कंप्लीट करते चलेंगे। लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैं लिखते चलूं क्या, चलो लिखते चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, हिंदी में भी बताने चलूंगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स बाय ए, कंटेन बाय ए, हिंदी में लिख दूंगा मैं, इसके बाद बोल दूंगा बाय ए बॉडी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स बाय ए बॉडी, ठीक है, लिखते चलेंगे। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स बाय ए बॉडी which is independent of, which is independent from, which is independent from
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, which is independent from gravitational force of earth is known as mass. हिंदी में लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु में अणुओं की मात्रा, ठीक है, किसी वस्तु में अणुओं की मात्रा जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो, मास कहलाती है। जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो, मास या द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान बोल सकते हो, ठीक है। चलो अगला, यहां तक का हिस्सा सबको समझ में आ गया, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों? तो यूनिट को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग स्कूल 10 का होमवर्क कर लेते हैं। क्या है होमवर्क? हम लोग के पास यूनिट सिस्टम कितना सारा, ठीक है। स्कूल का होमवर्क क्या है हमारा कि हमारे पास यूनिट सिस्टम कितना सारा। स्कूल में हम सारे यूनिट सिस्टम पढ़े, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग डब्बे में कहीं भी लिख लेना। 2-3 से तो पढ़े ही हो गए आप लोग, ठीक है। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ठीक है, और एसआई, ठीक है। एक सेकंड, हाँ सर क्या क्या लगवा है? हाँ हाँ सर, अच्छा एलईडी लाइट बोल रहे हैं, चलिए ना कल लगवा देंगे। ठीक ठीक से कल लगवा देना, कल लगवा देना, ठीक है। चलो, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा जल्दी से देखो। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट में सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। एमकेएस यूनिट में क्या होगा? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड दोस्तों। एफपीएस में क्या होगा? फुट, पौंड, सेकेंड दोस्तों, ठीक है। पहले से 3 समझ गए, 3 तुम लोग को पता भी होगा, मेरे ख्याल से सभी को पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर किसका यूनिट है जल्दी बताओ? लेंथ का। ग्राम किसका यूनिट है जल्दी बताओ? देखो देखो, ग्राम किसका यूनिट है? देखो यही चीज समझना हम लोगों को, ग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। किसका यूनिट है? मास का। अभी मैं सीधे सिखा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। किसका यूनिट है? मास का यूनिट। वेट हम लोग बोल देते हैं, वेट क्या होता है वो भी मैं 2 सेकंड में आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ। सेकंड किसका यूनिट है जल्दी बताओ? टाइम। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। फिर इधर पे आते हैं, लेंथ किसका यूनिट है? मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। किलोग्राम किसका यूनिट है? फिर से मास का। ग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। यानी कि ये यूनिट फर्स्ट नंबर में है, इसका अपग्रेडेशन ये यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट को बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। यह हम लोग पढ़े बचपन में, बचपन का सब याद तुम लोग ताजा कर दो, ठीक है। एमकेएस यूनिट इसी का अपग्रेड वर्जन था, ठीक है। एमकेएस यूनिट इसी का अपग्रेड वर्जन था। फुट पॉइंट सेकंड जो तीसरा यूनिट, ये यूरोपियन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? यूरोपियन सिस्टम। मेरे को यूरोपियन के स्पेलिंग नहीं आता तो लिख है, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है सर? यूरोपियन सिस्टम। यूरोप हो गया। अरे तुम WWE देखते थे हम लोग, तो अंडरटेकर इतने पॉइंट का नहीं बोलता था याद करो, लड़का लोग देखते होंगे, ठीक है। सब उसमें प्लेयर लोग का पॉइंट में वजन आता था। हम लोग के लगभग 2.25 गुना उनका पॉइंट होता है। मतलब यदि कोई आदमी 50 किलो का है तो वहां 102 104 के आसपास का वो रहेगा, ठीक है। कन्वर्जन में आगे चल के सिखा दूं, वैसे हम लोग को फुट पॉइंट में आता ही नहीं, हमारे इंडिया में नहीं कुछ होता।
फुट है, ये मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं फुट को, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस चीज को अडॉप्ट कर लिए हैं, तो हम लोग का आधा चीज इसमें चलता है, आधा चीज इसमें चलता है। जैसे कि हम लोग लोकल में जो काम करते हैं, जैसे कि घर बनाते हैं, कोई कमरा बोलते हैं तो कितना बोलते हैं, 12 बाई 12 का, 12 बाई 10 का, वो क्या होता है, फुट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको अपने स्टैंडर्ड कॉपी पुस्तक में लिखते हैं, जैसे कि आप इंजीनियर बनोगे तो उसको जब मेजरमेंट चढ़ाओगे या फिर उसका एस्टिमेट बनाओगे, तब आप उसको किस में लिखोगे, मीटर में लिखोगे, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में आज भी फुट चल रहा है, पर हमारा स्टैंडर्ड कौन सा है, एमकेएस वाला है। हम चीजों को किस में लिखते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। तुम जब आगे चल के जाओगे एस्टिमेट वगैरह बनाओगे, नहर का, नाले का, घर का, बिल्डिंग का, रोड का, तो तुम एमकेएस में चलोगे। हाँ, तुम्हारा लेबर, तुम्हारा मिस्त्री किस में चलेगा, इस फुट में चलेगा, क्योंकि वो पद्धति वहां से अडॉप्ट हो चुकी है, तो वो उसी में बात करते हैं, ठीक है। तो फुट किसका यूनिट है, ये भी लैंड का यूनिट है। पॉन्ड किसका यूनिट है, अभी तुमको समझाया, मास का यूनिट है। और ये किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट, ठीक है। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया। लास्ट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट और कुछ भी नहीं है, एम के एस यूनिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वो ही कोई, मेरे को ईयर तो याद नहीं है, स्कूल टाइम का चीज है, कोई एक ईयर था जहां पे इसको लगभग आधा से ज्यादा वर्ल्ड अडॉप्ट किया कि हम सभी पूरी दुनिया इसी एक यूनिट के हिसाब से चलेंगे, तो उसको क्या मान लिया गया, ऐसा यूनिट। तो एम के इस यूनिट को ही ऐसा यूनिट माना जाता है, जनरल सामान्यता माना जाता है, सामान्यता। सामान्यता क्यों बोल रहा हूँ, कुछ जगहों पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल देख लेंगे। ये हो गया तुम लोग का दोस्तों यूनिट सिस्टम, ठीक है। अभी यूनिट सिस्टम तुम लोगों ने पढ़ लिया, तो मैं तुमको क्या बताया, इंडिया में जनरली हम लोग किसमें नापते हैं सब चीजों को, एमकेएस में, ठीक है। ये इंडिया में चलता है बेसिकली, तुम्हारा सारा चीज किसमें चलेगा, इंडिया में एमकेएस सिस्टम के साथ। मुद्दे पे वापस आते हैं, मास का जो एमकेएस यूनिट है दोस्तों, मास का, ठीक है। एमकेएस यूनिट में हम लोग मास को लिखते क्या है, ध्यान से समझना। तो अभी मैं तुमको यहीं पे बता दिया, क्या लिखते हैं देखो तो, दिख रहा है मास का यूनिट क्या है उसमें से, एमकेएस यूनिट में से, जल्दी बताओ। मास को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, जल्दी बोलो, कौन कर रहा है, किलोग्राम, ठीक है, कौन कर रहा है, किलोग्राम, ठीक है। और यही इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, ऐसा यूनिट भी, ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, ऐसा यूनिट भी। पर इस जगह पे जो किलोग्राम होगा, इसको हम लोग किस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, स्लैग के टर्म में। ये स्लैग क्या होता है मैं तो आगे चल के समझाऊंगा, ये स्लैग क्या होता है मैं आगे चल के समझाऊंगा। ब्रैकेट के अंदर इसको लिखिएगा, इसको किस टर्म का रिप्रेजेंट करेंगे, स्लैग के टर्म में। स्लैग इन द सेंस मिक्सचर या फिर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लैग। ये वजन है एक ठोका नहीं, हाँ एक मटेरियल है पर उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का एक कंबाइंड वजन, तो इसको किस टर्म में रिप्रेजेंट किया, स्लैग के टर्म में। अभी ही समझोगे, थोड़ी देर बाद ये तुमको समझ में आएगा, पर एक एक चीज जो बोर्ड में लिखाई है तुमको क्लियर रहे। मुद्दे का आगे इसका ऐसा यूनिट भी क्या रहेगा, केजी रहेगा, समझिएगा। अब वापस से मास को पढ़ते हैं। तुम लोग हिंदी में इसको लिखना चाहो तो सरल शब्दों में मैंने समझाया कि मैं जितने पार्टिकल से मिलकर बना हूं, मैं इस दुनिया में कहीं भी चले जाऊं, मेरे अंदर उतने ही पार्टिकल मौजूद रहेंगे। इस चीज को मास कहा जाता है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? तुम ये चीज को लिखना चाहो तो कहीं भी लिख सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? जल्दी बोलो यस और नो। क्लियर सबको? तो एग्जांपल लिख लेना, चांद में, धरती पे, मार्स में, सब जगह मेरे अंदर के पार्टिकल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो तुमको ये पता चल जाएगा स्टार मार्क डाल के कि किसी भी सब्सटेंस या मैटर का मास हमेशा क्या होता है, जल्दी बताओ। मास ऑफ any substance or matter is always, क्या होता है जल्दी बताओ, is always constant. Mass of any substance or matter is always constant दोस्तों। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई? यस और नो? जल्दी से बोलेंगे भैया लोग, हाँ कि नहीं? सबको क्लियर? ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जल्दी बताओ। which is independent from gravitational force, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और सिर्फ अर्थ के नहीं, किसी भी जगह के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मास बोलेंगे। इधर मिटा दे रहा हूं ना, अब तो ये तुम लोग बचपन में चीज का रिवाइज करा दिया।
ये तो तुमको याद रहेगा, कोई नया चीज नहीं बताया मैंने। यहां तक का हिस्सा सबको समझ में आ गया मास क्या होता है। यदि मास सबको समझ में आ चुका है तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। हालांकि ये सब चीज हम ये मान के चलते हैं तुमको आता होगा, पर मैं क्लास में इसको पढ़ाता हूं ताकि तुम लोग को यदि नहीं बनता होगा, जैसे मेरे को नहीं बनता तो मेरे जैसे कोई दो चार बच्चे होंगे तुम लोगों को याद है। मुद्दे नंबर 2 में आते हैं, पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, मास के बाद आता है वेट। ये था द्रव्यमान, ये है भार। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं, वेट। किसी भी वस्तु का भार या वेट ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर क्या होगा? इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सीलरेशन। या फिर इसी को बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मैं अच्छे से लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं। वेट is weight of, ऐसा शुरू करते हैं, of any substance or matter हिंदी में लिखेंगे भार किसी भी वस्तु का, भार किसी भी वस्तु का, सब्सटेंस और मैटर is the product of, मैं पहले इंग्लिश में लिख ले रहा हूं फिर हिंदी में बोलूंगा, is the product of weight of any substance or matter is the product of mass and gravitational force। इसको लिख सकते हैं ग्रेविटी ड्यू टू दी एक्सीलरेशन। इसे क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटी ड्यू टू दी एक्सीलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट ऑफ। हिंदी में लिखेंगे भार किसी भी वस्तु का, भार किसी भी वस्तु का या पदार्थ का लिख सकते हो, मैटर मतलब पदार्थ हिंदी में, भार किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान व गुरुत्वाकर्षण बल के, भार किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान व गुरुत्वाकर्षण बल के उत्पाद के, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ठीक है, के बराबर होता है। नाउ वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। वेट क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। इतना तो सबको पता होगा, ऐसा आपको जल्दी पता। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? हमको पता है सर, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से जो भी चीज आएगा वो हमारे पास क्या कर रहेगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। था कि नहीं दोस्तों? ये पता है कि नहीं पता? आप सभी को जल्दी से बोलेंगे। सबको पता है ना? ठीक, शाबाश भैया लोग। यदि सबको पता है तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इस चीज पे आते हैं। पहले भी ये समझो, मास इनटू जी को, ठीक है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी, फर्स्ट पॉइंट। इसका यूनिट बाद में निकालेंगे, पहले इसमें जी क्या है? व्हाट इज जी? जी ब्रैकेट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, ये जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोगों का जी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, जी का यूनिट क्या होता है? कैसे निकालते हैं जी? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये कौन बताएगा? जल्दी बोलो। गुरुत्वाकर्षण की खोज, अरे सेब वाला कहानी याद करो ना यार, जल्दी बताओ। सेब वाला कहानी, हाँ बहुत बढ़िया। क्या है बताओ सर? आइजैक न्यूटन, ठीक है। यहां पर पे जी क्या चीज है? ग्रेविटी ड्यू टू दी एक्सीलरेशन इज डिपेंड अपॉन, जी इज
डिपेंड अपॉन लोकेशन एंड पोजीशन, location and position of substance. Gravity या G, gravitational force is depend upon location and position of substance. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेशन और पोजीशन ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर आते हैं। अब ये किसकी वजह से आ रहा है, जल्दी बताओ तो ये किसकी वजह से आ रहा है, एक्सीलरेशन की वजह से। ये किसकी वजह से आ रहा है, कौन बताएगा, जल्दी से बोलेंगे, बोलो यार बोलो, ये किसकी वजह से आ रहा है, एक्सीलरेशन की वजह से। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटर ऐंठते हो तो गाड़ी आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये सर हम जल्दी बताएंगे। एक्सीलरेटर जब भी ऐंठते हो तो गाड़ी आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, हाँ कि ना, बोलो तो जी का यूनिट क्या होगा, जल्दी बताओ, जी का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, वेग में परिवर्तन की दर। जब एक्सीलरेटर ऐंठे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर हम लोग कैसे निकालेंगे, जी फॉर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट होगा जी का यूनिट। आगे चलते हैं, जब तुमको जी का यूनिट समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है, जब तुमको जी का यूनिट समझ में आ गया तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं अगले हिस्से में कि जी का मान क्या क्या होगा। तो जी का मान, चूंकि जगह स्थान डिपेंड अपॉन लोकेशन, स्थान और स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तो अब स्थान और स्थिति के हिसाब से जी का मान क्या क्या होगा। तो जी इज different in different places of earth। ठीक है, जी का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ में। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जी का मान, ये मैं हमेशा पढ़ाता हूं तुम लोगों को, जी का मान इक्वेटर के पास और पोल्स के पास अलग अलग होता है। पोल्स के पास जी का मान होता है दोस्तों 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि इक्वेटर के पास जी का मान होता है दोस्तों 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताओ जी का मान कहां पर पे ज्यादा है, जल्दी से बताओ जी का मान कहां पर पे ज्यादा है, बोलो जल्दी बोलो, कहां, नॉर्थ नहीं बात, उसको पोल बोलते हैं। जी का मान कहां पर पे ज्यादा है, पोल्स पे ज्यादा है। तो लिखेंगे एक चीज को, जी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन जी ऑफ इक्वेटर। ध्यान से समझते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी पे जो पोल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होगा वो हमेशा इक्वेटर की तुलना पे ज्यादा होगा। किसकी बात कर रहा हूं, किसी भी प्लेनेट की बात कर रहा हूं। अभी तुम लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सा है, हम लोग का चांद वाला मिशन चंद्रयान-3, उसको हम लोग क्या बोले कि हमारा साउथ पोल पे उतरने वाला चांद के पहला हमारा वो चंद्रयान-3। तो चाइना क्या बोला, नहीं आप साउथ पोल में एग्जैक्ट नहीं उतरे हो, आप उससे दूर उतरे हो। यह सब हमें पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को, तुम लोग क्या जानोगे, देखते ही नहीं होगा, रील वहां देखते हो रील में इधर उधर का चीज। ठीक है, रील में भी आजकल ऐसा दिख जाता है, मैं देखा हूं एक दो बार। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि चाइना ये बोल रहा है, थोड़ी स्टडी आई तो इन लोगों सबको फॉलो किया करो, अच्छे चैनल्स लोगों को जो करंट के छोटे छोटे 15-15 मिनट के जो बात बताएं उनको फॉलो किया करो। ठीक है, यूट्यूब भी देखना है तब। चलो, तो क्यों ये इतना कठिन है ये पोल्स को उतरना, उसका सबसे मेन रीजन जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वही है दोस्तों। अब मुद्दा क्या है, यहाँ पर मुद्दा देखना ध्यान से। यही मुद्दे के कारण हम लोगों को क्या होता है, ध्यान समझना, इक्वेटर पे हम लोगों का जी का मान कम है। अब यदि मेरा मास 40 केजी का है, ध्यान सुनना, यदि मेरा मास 40 केजी का है, ठीक है, तो मेरा वेट कितना होगा, जल्दी बताओ, चलो कैलकुलेट करो। एट पोल, पोल पे मेरा वेट कितना होगा, तो मेरे को पता है मास इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। ठीक है, तो बताओ 40 गुणित पोल पे कितना करूं, जल्दी बोलो, 9.81 करूंगा, और इक्वेटर पे कितना करूंगा, 40 इंटू 9.81 सॉरी 9.78 करूंगा। चलो बताओ दोनों जगह में कितना अंतर आया, चलो निकालो जल्दी से सब लोग।
जल्दी से निकालो कितना कितना है वैल्यू, एलसीएम में करो, कैलकुलेट करो जल्दी से, फटाफट कैलकुलेट करेंगे और आंसर बोलेंगे, तुम लोग को याद रहेगा कम से कम इससे, जल्दी से बोलेंगे, इतना बोलो ना यार, तुम लोग से इतना कैलकुलेट नहीं। हाँ हाँ मैम बोलो, 4, ठीक है, और इसका कितना है, जल्दी बोलो इसका कितना है, 391.2, 392.4, 391.2। जब हम लोग का वजन थोड़ा सा है तब इतना चेंज आ जा रहा है, ठीक है, इतना के लगभग चेंज आ जा रहा है, 0.8 के लगभग। जब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा दोस्तों, ठीक है, 0.8 की 1.2 के लगभग चेंज आ रहा है, 1.2 केजी के लगभग चेंज आ जा रहा है। जब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा दोस्तों, वजन हमारा मास बढ़ता जाएगा, सॉरी, यदि मास हम लोग का बढ़ता गया तो ये डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी वजह से हमारे ग्लोब के अंदर मैक्सिमम जो स्पेस सेंटर होते हैं, यानी कि स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड होते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले पैड होते हैं, वो किसके पास होते हैं, इक्वेटर के नजदीक होते हैं दोस्तों। तो किसके पास होते हैं, इक्वेटर के नजदीक। क्यों इक्वेटर के नजदीक होंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में E = mc² हम लोग पढ़ते हैं, जैसा हम लोग, जल्दी बताओ, ठीक है। तो मास कंजर्वेशन का जो रूल पढ़ते हैं, इसी के बेस में क्या भरा होता है, उसके अंदर लिक्विड फ्यूल भरा होता है। वो जो फ्यूल होता है उससे वो रॉकेट ऊपर उड़ता है। फ्यूल का मास इतना ज्यादा होता है कि यदि हम उसको पोल में रखें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो जनरली मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर्स कहां पर होंगे, आपके इक्वेटर के नजदीक होंगे। इस तरह डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम satellite launching centers are nearer to the equator, इसीलिए इंडिया का भी कर्क रेखा के पास नहीं है, कर्क रेखा से नीचे में है। जैसा हम लोग जितना पास हो सकता था इक्वेटर के, हमने पास करने की कोशिश की उसको, ठीक है। चलो, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इसरो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर, यहां तक का हिस्सा लिख लो जल्दी से फटाफट, यहां तक का हिस्सा फटाफट लिख लो। खुद से लिखो, बता दियो मैं क्या लिखना है, इतना इंग्लिश तो आता हो मेरे ख्याल से सबको। हिंदी में लिख लो, नहीं बन रहा तो इंग्लिश, यदि नहीं बनता है तो हिंदी में लिख लो उसको, लिखो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अभी आप लोगों ने बताया कि मैं 40 केजी का था, तो पोल में मेरा वजन आया था 392.4, मैं 40 केजी का, इक्वेटर मेरा वजन आया 391.2। पर इसके आगे क्या, केजी, ग्राम, सेंटीमीटर, क्या चीज। तो इस चीज को, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल को किन्होंने खोजा था, न्यूटन ने खोजा था। आप ही लोगों ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, न्यूटन ने की। तो न्यूटन ने क्या किया, जब इस चीज को ध्यान से देखा, समझिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो न्यूटन ने जब इस चीज को बहुत ध्यान से देखा तो उनको इस चीज समझ में आया। तो आगे चल के इस चीज का यूनिट जो आपको न्यूटन की वजह से जानने को मिला कि मास और वेट में क्या डिफरेंस आता है, तो इसका यूनिट रखा गया दोस्तों, यूनिट इन एमकेएस। ध्यान से सुनना, मैं इसीलिए बोला सामान्यतः एमकेएस को ही ऐसा ही मानते हैं हर जगह, पर कुछ जगहों पर छोड़ के केजी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। पीछे हम लोग मास का यूनिट क्या लिखे थे, केजी इन टर्म्स ऑफ स्लैग। स्लैग मतलब समूह, मिक्सचर, कॉम्बिनेशंस, पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता था, केजी के रूप में। अभी भी इसका वजन, वेट का भी वजन, जैसे कि मैं जो भी वजन का हूं, मैं अपना वजन किससे बताता हूं, केजी में। मैं अपना मास बताता हूं कि वेट बताता हूं, तुम लोग बताओ जल्दी से। मैं अपना मास बताता हूं कि वेट। गई मशीन में भी मैं वजन नापता हूं या आप वजन नापते हो, तो आप जो भी वजन मेरे को बताओगे क्या रहेगा, मास रहेगा कि वेट रहेगा, तुम लोग बताओ जल्दी से। ये क्या रहेगा, वेट रहेगा दोस्तों। तो वेट भी केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर उस वेट में मेन टर्म कौन सा होगा, फोर्स का टर्म होगा। अभी फोर्स कौन होता है ये मैं समझाता हूं सेकंड टर्म के बाद, ये फोर्स नाम का शब्द क्यों आता है, ठीक है। उसके पहले इसका ऐसा यूनिट समझते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वेट का, न्यूटन, ठीक है। तुम पूरा लिख लेना, एन ब्रैकेट के अंदर
पूरा लिख लो न्यूटन, इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन होगा दोस्तों। अब न्यूटन क्या होगा ध्यान से समझना, अब यही फोर्स हमको समझना है, ये फोर्स भी हमको समझना है। तो व्हाट इज न्यूटन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू, अब यहां पर पे मैं तुमको बोला ना 392.4 के आगे क्या, 391.2 के आगे क्या, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो यदि ये चीज मेरे को समझना है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को न्यूटन को समझना पड़ेगा। मैं यूनिट लिखने वाला हूं, या तो मैं केजी लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, केजी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, जब तुम आईएएस का मेंस दोगे, ठीक है, या फिर अब एसएससी तो खत्म हो गया, कोई से भी मेंस दोगे तुमको ऐसे सब लिखना पड़ेगा वर्डों को, तुम खाली केजी लिख के नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो केजी इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखोगे या फिर इसमें क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे। अब न्यूटन क्या होगा सर ये बता दीजिए प्लीज। तो न्यूटन क्या होगा, न्यूटन बोलता है 1 न्यूटन बराबर, ध्यान सुनना, 1 किलोग्राम मास के, वजन के नहीं बोल रहा हूं, वेट के नहीं बोल रहा हूं, 1 किलोग्राम मास के किसी सब्सटेंस को, ठीक है, 1 किलोग्राम मास के किसी सब्सटेंस को एक यूनिट एक्सीलरेशन, ठीक है, चलो सुनो आवाज आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, 1 न्यूटन क्या होता है ध्यान सुनो, 1 किलोग्राम मास के किसी सब्सटेंस को एक यूनिट एक्सीलरेशन, एक इकाई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जितने फोर्स की आवश्यकता पड़ती है उस फोर्स को ही न्यूटन कहा गया। क्या बोला फिर से सुनो, एक यूनिट मास के किसी सब्सटेंस को एक इकाई मात्रा के किसी पदार्थ को, ठीक है, इकाई द्रव्यमान के किसी पदार्थ को एक यूनिट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता पड़ती है वो न्यूटन कहलाता है। प्रैक्टिकली समझते हैं, मान लो तुम लोगों के लिए मैं एक मास हूं, यूनिट मास हूं, तुमको मेरे अंदर अभी मैं स्टैटिक पोजीशन में, अच्छा तुम लोग स्टैटिक और डायनामिक समझ में तो आता होगा ना, यदि फ्लूइड रुका हुआ है तो उस पर जो अध्ययन करेंगे उसको हम स्टैटिक बोलेंगे, यदि फ्लूइड चल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक और काइनेमेटिक्स, को समझाऊंगा आगे चल के क्या होता है, अभी वो सब छोड़ो। मान लो मैं स्टैटिक पोजीशन, रुके हुए पोजीशन पे हूं, तुमको मेरे अंदर एक यूनिट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है, यानी कि मेरे को यूनिट रफ्तार से चलाना है तुमको, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर लाना है मेरे, तो तुम मेरे को धक्का दोगे, यस और नो, धक्का देना पड़ेगा कि नहीं मेरे को आगे चलाने के लिए, तो जो तुम फोर्स अप्लाई करोगे वो फोर्स ही क्या कहलाएगा, उतना यूनिट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या कहलाएगा उसको, 1 न्यूटन। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो, जल्दी बोलेंगे हाँ कि ना, सभी को क्लियर, जल्दी बताओ। यूनिट एक्सीलरेशन, क्या मेरी बात सबको क्लियर, नहीं फिर से बोलना पड़ेगा, बोलो भैया लोग, अरे तुम बोलते नहीं है यार, ये दिक्कत है, क्लियर है सभी को, चलो लिखेंगे, लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ठीक है लिखेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, फोर्स रिक्वायर्ड, इंग्लिश में पहले बोल देना फिर हिंदी बोलूंगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 unit acceleration, force required to produce 1 unit acceleration, force required to produce 1 unit acceleration of a body, force required to produce 1 unit acceleration of a body which having a unit mass of 1 kg, which have a unit mass of 1 kg, which have a unit mass of 1 kg। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान, किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान या मास लिख लो, किसी वस्तु जिसका मास है द्रव्यमान 1 केजी है, किसी वस्तु जिसका मास है द्रव्यमान 1 केजी, ब्रैकेट के अंदर इकाई में लिखना, ठीक, किसी वस्तु जिसका मास है द्रव्यमान 1 केजी, ब्रैकेट के अंदर इकाई है
में कॉमा का लिखेगा कॉमा में एक यूनिट एक्सीलरेशन में एक यूनिट त्वरण एक्सीलरेशन को लिख लो, एक यूनिट त्वरण एक्सीलरेशन उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसे हम 1 न्यूटन कहते हैं, विच इज नोन एज 1 न्यूटन, उसे हम 1 न्यूटन कहते हैं। अच्छा बताओ, अब तुम लोग बताओ, बॉडी का वेट दिया था कि मास दिया था तुम लोगों को 1 न्यूटन के लिए? जल्दी बताओ, डेफिनेशन में बॉडी का वेट दिया है कि मास दिया है? बोलो जल्दी बोलो। मास दिया। कितना दिया मास? जल्दी बताओ, मास कितना दिया है? 1 केजी। ठीक है, 1 केजी मास दिया है। अब मेरे को बताओ कि जो मास दिया है उसमें मेरे को कितना एक्सीलरेशन चाहिए? जल्दी बताओ, उसमें मेरे को कितना एक्सीलरेशन चाहिए? 1 यूनिट एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा फिर से? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास न्यूटन का क्या यूनिट आएगा? जल्दी बताओ। 1 न्यूटन बराबर, जल्दी बोलो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे 1 न्यूटन का आज से दोस्तों वैल्यू होगा। देखो हो सकता, इसको माइनस मत लिखना, तुम लोग भी खतरनाक चीज है ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया। ठीक, पूरा लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिखा करता था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम जैसा चाहो लिखो भैया, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको समझ में आना चाहिए। आज से तुम्हारे को ये याद रहेगा। हो सकता है दूसरे लोग पढ़ाते थे, सोच के पढ़ाते याद रहे, ये चीज ऑलरेडी पता होता है, मैं वो सब नहीं सोचता। हमको जीरो से पढ़ना है। देखो बेस, टीचर का काम होता है बेस बनाना। बहुत बच्चे लोग को एक गंदा आदत होता है, मैं हर बैच में 2-3 रहते हैं, उनको कोई बुरा नहीं मानता उनके बातों को, पर उनका आदत होता है कि उनको हर चीज टीचर ही बताए। उनका एक फंडामेंटली ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम कोचिंग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको हर चीज टीचर बताए। टीचर का बेसिक काम होता है कि आपको उस चीज से पूरा इंट्रोड्यूस करा देना। क्या होता है एनवायरनमेंट, क्या होता है जियोग्राफी, क्या होता है सॉन्ग, कैसे बनता है स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, क्या होता है एटम, ये तुमको हमने पूरा बेस से बता दिया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, इसकी कुछ थ्योरीज जो एक्स्ट्रा आते जाती हैं, तुमको उनको पढ़ के खोजना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तुमको टाइम भी तो लिमिटेड चाहिए, 6 महीने के अंदर सिलेबस भी तो खत्म चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, तुमको भी पता है। धीरे धीरे हमारा कंटेंट बड़ा होते जा रहा है। पहले हम लोग 4 महीने में सिलेबस निपटा के दे देते थे, समय के साथ हमने अपने सिलेबस को, कंटेंट को बढ़ाते गए हम लोग यही के हिसाब से। जेई में तो अभी भी जो हम 4 साल 5 साल पहले पढ़ाते थे उसके एक लाइन बाहर नहीं आता, आज भी नहीं आता, अगले 3-4 साल तक आएगा। जेई का लेवल नहीं बढ़ा, छत्तीसगढ़ का भी नहीं, एसएससी का भी। यही का जो लेवल ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, इसके हिसाब से हम लोग अपना कंटेंट लगातार बढ़ा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमको ब्लेम करो, हम एटलीस्ट आपको वो पढ़ा दें जो आपके पेपर में दिख जाए, तो हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि तुमको इसके बाहर से भी चीजें मिले, और हो सकता है तुमको इसके अंदर की चीजें ही ना बने। तो ये तुम्हारा घर का मेहनत है पेन कापी पुस्तक में चलाने का। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हम नहीं बताएंगे या हम नहीं बताना चाहते। बात इतना सा है कि जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, डाउट का नंबर बढ़ जाता है, और पॉसिबल नहीं है टीचर के लिए सबका एक साथ डाउट क्लियर करे। तो कुछ चीजों को घर से ट्राई करो, जो ना बने एकदम उसको आके हमसे पूछो तो ज्यादा अच्छा है। यस और नो? ठीक है, चलो 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमको आज से न्यूटन का कॉन्सेप्ट पता चल गया। क्या न्यूटन सबको समझ में आया? व्हाट इज न्यूटन, व्हाट इज 1 न्यूटन, सबको क्लियर? चलो, तो यहां पर से हमको दो चीजें समझ में आई, मास और वेट की कहानी। ठीक है, हमको यहां से दो चीजें समझ में आई, मास और वेट की कहानी। चलो मास का यूनिट बोलो तो जल्दी से, मास का यूनिट क्या था? एमकेएस यूनिट क्या था मास का? केजी। ठीक है, और वेट का यूनिट क्या था? एमकेएस यूनिट, जल्दी बताओ। वेट का एमकेएस यूनिट न्यूटन नहीं है, ऐसा यूनिट न्यूटन है। ध्यान से देखेंगे सभी, अभी से गलती करोगे तो पेपर में श्योर गलती करोगे। मुद्दा है, हम लोग एक तरफ लिखते हैं, तुम मत लिखो, मैं लिखूंगा मास, दूसरी तरफ मैं लिखता हूं वेट। ठीक है, मास क्या होता है? मास क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है किसी भी चीज का, ऑफ ए बॉडी। वेट क्या होता है? कैन बी चेंज विथ लोकेशन एंड पोजीशन। पोजीशन और लोकेशन के हिसाब से चेंज होता जाता है।
ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या होता है जल्दी बताओ। इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या होता है, ग्रेविटी जी से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम जी। ये क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन ऑन जी। थर्ड, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है केजी स्लैग। ठीक है, ये कौन सा यूनिट है, एमकेएस। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी ही होता है। तीसरा, इसका यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट होता है इसका केजी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लो, तुम लोग भूलोगे मेरे को पता है भविष्य में, फटाफट चलो। हो गया है, ब्लर आ रहा है? अरे आज तो मैं पूरा इसको ठीक ठाक करके पहुंच 5 के चालू क्यों हुआ था, क्यों ब्लर आएगा है, सबको ब्लर आ रहा है क्या वो? ऐप में तो ठीक आता है, ऐप में भी ब्लर आता है क्या? लिखो लिखो जल्दी लिखो। आया, जल्दी बताओ। आया थोड़ा, आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया होगा। चलो 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 ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बात नहीं होती है। चलो मास को और वेट को लिखो जल्दी से। मास क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, यूनिवर्सल, मैं चेक भी कर लेता हूं। मास क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। वेट क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताओ, वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन वेट क्या होगा, चेंज होता जाएगा। फिर आता है मास क्या होता है। मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या होता है, जी होता है। वो इंडिपेंडेंट होता है जी से। वेट क्या होता है, वो जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वेट क्या होता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगला आता है मास क्या होता है। मास का यूनिट क्या होता है, तो एमकेएस यूनिट होता है केजी इन टर्म्स नेम ऑफ स्लैब। और ऐसा यूनिट क्या है, सिर्फ केजी। यूनिट इसका क्या है, वेट का, जल्दी बताओ वेट का यूनिट क्या है दोस्तों। हाँ, तुम बोलते नहीं हो। केजी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। और ऐसा यूनिट क्या है, जल्दी बताओ। केजी, बोलो बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिख रहा दिख रहा, तुम लोग ने झूठ बोल रहे, सब तो चकाचक दिख रहा है। कैसे नागेश्वर सर हैं, धोखा दे रहे हो ना, अभी दिख रहा है, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, मैं जहाँ जाऊँ, मैं एकदम गांव देहात में रहता हूँ। यहाँ यहाँ पे सुकून शांति बहुत है। मेरे विभाग में नहीं, पर है गांव में जिस जगह मैं रहता हूँ। पर नेटवर्क का थोड़ा समस्या, लेकिन नेटवर्क नहीं होना ही सबसे बड़ा सुकून है कि नहीं। जैसे मैं ऐसे यूट्यूब चलाता हूँ तो मेरे यूट्यूब 5 मिनट चक्री घूमता है, मैं कंझा जाता हूँ, मैं यूट्यूब से बाहर निकल जाता हूँ, छोड़ क्या इसको चलाऊं। तो ये थोड़ा अच्छा भी बात है कि नहीं? तुम लोग तो रह नहीं पाते हो उसके बगैर। आजकल मैं देखता हूँ, अरे घूमने उमने कहीं गया घर वालों को लेके, तो वो जैसे सामने बैठे हैं 2 जन, परिवार वाले ही बैठे हैं, जैसे हम लोग गए खाना खाने तो कोई और बैठा है, तो वो सामने वाला अपना फोन में खुद देख रहा है या अपना फोन में खुद देख रहा है। तो मतलब क्या, तुम लोग 2 घंटे बाहर जाके खाना खाने का या फैमिली के साथ, वो लड़का अलग फोन पकड़े रहता है, लड़की पर लड़का लेकर घर के कह रहे हैं, वो अलग फोन पकड़े रहेगा इसको, वो बिना फोन के नहीं खाना खाएगा। ऐसा भी स्थिति देखा हूं मैं। तो उससे बेटर तो यही है कि चक्री घूमे थोड़ा सा। 5G मत लेना कोई अभी, ठीक है, तुम नहीं रह पाओगे, रिक्त हो जाओगे, मेरा बात मानो। अभी जिन लोगों को 5G फोकट में मिला है, ऐसे ही हम लोग को भी जियो मिला था फोकट में, सन 2000 कौन साल था वो याद नहीं है मेरे को, 15-16 होगा। उसी को एडिक्शन आज तक भुगत रहे हम लोग, ठीक है, वो आज तक भुगत रहे हम सब के सब। अब तुम गलती से 5G फोकट में चला रहे होगे ना, तो तुम जाओगे, देख लेना तुम लोग, ये कंपनी लोग का चाल रहता है बाबू। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं, छोड़ो सबको।
हमको पढ़ाई करना है, पेपर निकालो, जितना फोन चलाना चला, कोई नहीं रोकेगा। मुद्दा क्या है, मास और वेट के बाद नेक्स्ट नंबर का हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों, यूनिट वेट पढ़े कि डेंसिटी पढ़े? बताओ तुम लोग क्या पढ़े, यूनिट वेट पढ़ूं कि डेंसिटी पढ़ूं? अच्छा डेंसिटी क्या होता है ये बताओ, डेंसिटी क्या होता है जल्दी बताओ, कौन बताएगा डेंसिटी है? ठीक है, कोई चीज है उसके अंदर कितना गैप, कम गैप बच रहा है, मतलब थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो। चलो मैं तुम लोगों को एक चीज करता हूँ, एक खेल खेलते हैं। ऐसे में जियोटेक में सब खेल चुका हूँ लेकिन डेप्थ में नहीं गया हूँ। चल, डेंसिटी और वेट एकदम बेसिक सा चीज है, यूनिट वेट सॉरी। चल, एक को रिप्रेजेंट किया रो से और एक को रिप्रेजेंट किए गामा से। अब डेंसिटी क्या होता है कौन बताएगा जल्दी बताओ, डेंसिटी क्या होता है? चल एक डब्बा बना, इसमें वेट डब्बा है, इस डब्बा का वजन है वेट डब्ल्यू, मास है एम, वॉल्यूम है वी। W1 M1 V1 मान लेते हैं, इसका वेट है W2, इसका मास है M2, इसका वेट है V2। चलो इस डब्बे के अंदर M1 जितना है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यस और नो जल्दी बताओ। इस डब्बे के अंदर M1 जितना है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चेंज कौन होगा जल्दी से बोलो, चेंज कौन होगा फटाक से बोलने का? वेट होगा, यस और नो? वेट चेंज होगा सर, समझना ना मेरी बात को, तुम लोगों को चीजें सिखा रहा हूं। अच्छा कांस्टेंट कौन सी चीज थी ये बताओ, इस डब्बे के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट थी बोलो, सबको बोलना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे इनके बीच में स्पेस उतना, जल्दी बताओ, मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे उनके बीच में स्पेस उतना कम होगा। यानी कि नहीं मैं ये बोलूं कि डेंसिटी, डेंसनेस, डेंसनेस मतलब, अब डेंसनेस तो सबको समझ में आ रहा है, सघनता, सघनता मतलब कम जगह में ज्यादा लोगों का होना, यस और नो जल्दी बोलो, यही होता है डेंसनेस या सघनता, कम जगह में ज्यादा लोगों का होना बताता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ज्यादा लोग कौन हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वजन हो सकता है या इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, जल्दी बताओ। ज्यादा किसी को भरना है तो मैं वेट भरूं कि मॉलिक्यूल भरूं, जल्दी बोलो। मॉलिक्यूल्स भरूं तो बहुत आसान हो जाता है, लोग इसको कंफ्यूज होते हैं। देखो तुम में से मैं मैक्सिमम किसी ने पूछा, ये बहुत बच्चा चीज है, बस हम स्कूल में इसको रटते हैं, हमको इसको समझना है एक सेकंड में, फिर हमको जिंदगी में किसी को भी पढ़ाने के लिए इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब सघनता, सघनता मतलब ज्यादा ज्यादा लोगों को बीच में भरना। लोग कौन होंगे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किस में काउंट होता है, वेट में या मास में? जल्दी बताओ, मॉलिक्यूल किस में गिनाता है, जल्दी बताओ, वेट में कि मास में? बोलो जल्दी से सब लोग, किसमें आएगा मॉलिक्यूल? मास में सर। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? बहुत आसान है, यानी कि कितने मॉलिक्यूल एक यूनिट वॉल्यूम में एंटर हो पाए, ये क्या कहलाएगा उसका दोस्तों, जल्दी बताओ। कितने मॉलिक्यूल एक यूनिट वॉल्यूम में एंटर हो पाए, क्या कहलाएगा उसका? डेंसिटी। इजी लगा, यस और नो जल्दी बताओ, हाँ कि ना? बहुत। अभी डेफिनेशन अपनेशन छोड़ो, वो तो सब रटते हैं, तुम भी रटोगे, लेकिन मुद्दा क्या है ये समझो। अब यहाँ पर तो क्या है देखो, तो यूनिट के साथ क्या जुड़ रहा है जल्दी बताओ, यूनिट के साथ क्या जुड़ रहा है? वेट जुड़ रहा है। यूनिट के साथ क्या जुड़ा? वेट जुड़ा। तो यूनिट वेट इज इक्वल टू होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम दोस्तों। यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। एकदम आसान। अब हम लोग के पास दो शब्द है, पहला है डेंसिटी, दूसरा है यूनिट वेट। मुद्दा है हम ये सब पढ़ क्यों रहे, ये चारों चीज क्यों पढ़ रहे हैं? तो शुरुआत से शुरू करता हूं। हमने शुरुआत में जाना कि मेरा वजन यहाँ पर पे कुछ और है, पोल में गया तो कुछ और हो गया, क्योंकि मैं इक्वेटर के पास हूं तो यहाँ पर पे मेरा वजन कुछ और है। पोल्स में नॉर्थ और साउथ पोल में गया, अंटार्कटिका आइलैंड में, तो मेरा वजन कुछ और आ गया। आ जाएगा, आ जाएगा बाबू। आ रहा है आवाज? हेलो हेलो, आ रहा है भैया आवाज? ठीक है। यहाँ मेरा वजन कुछ और है, पोल्स में कुछ मेरा वजन और होगा।
चांद में मेरा वजन कुछ और हो, वेट वेट इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वेट मेरा कुछ और होगा, मास में मेरा वेट कुछ और होगा। इस चीज से साइंटिस्ट लोग त्रस्त हो गए थे, बोले ये सारा पलटी मारते रहता है जब देखो, इसकी वजह से दिक्कत होता है। कैसे दिक्कत होता है? मैं 1 किलो चावल यहाँ से खरीद के ले गया 40 रुपया में, अंटार्कटिका के बेचने 1 किलो चावल को, तो मेरा क्या हो गया, चावल 1 किलो से कम हो गया कि ज्यादा हो जाएगा, जल्दी बताओ। मेरा चावल 1 किलो से कम हो जाएगा कि ज्यादा वजन देगा, जल्दी से बोलने का। तुम लोग यार, ज्यादा वजन देगा तो मैं ज्यादा पैसा नहीं मांगूंगा, जल्दी बोलो यस और नो। तो पैसा ज्यादा मांगूंगा भाई, 1 किलो से आइटम मेरा ज्यादा है। तो इस चीज से साइंटिस्ट लोग बहुत परेशान हो गए कि किसी चीज को यहाँ पे कुछ और वहां पे कुछ और मापे। तो फिर हम लोग को परेशानी होने लग गई। तो इसके लिए हमने एक यूनिवर्सल चीज निकाल लिया कि हम किसी भी चीज को, इसी में क्या बोला तुमको, इंडिया मेजरमेंट या वर्ल्ड में या ऐसा यूनिट जो पूरे यूनिवर्स में चलता है, ग्लोबली चलता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम के एस, वेयर के इज दी, जहां पे के क्या है जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, के क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम किस चीज को दर्शाता है, वेट को कि मास को, जल्दी बताओ, अभी सीखा है तुम लोग को, मास को। कहानी सबको समझ में आ रहा है? तो साइंटिस्ट लोग बोले बाबू अब हम इससे क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। और मास, अब मेरा 1 किलो गेहूं का मास यहाँ पर भी यदि 1000 दाना है, तो 1000 दाना नॉर्थ पोल में अंटार्कटिका जाऊंगा तो भी कितना रहेगा दोस्तों, 1000 दाना ही रहेगा। और मेरे को 1000 दाने का ही कीमत देना पड़ेगा। क्या इजी लग रहा है सबको, समझ में आ रहा है मेरी बात, जल्दी बोलिए सब लोग। सेम चीज की कहानी आती है यूनिट वेट एंड डेंसिटी में। आप किसी भी चीज का यूनिट वेट यहाँ पर पे, यानी कि इक्वेटर पे कुछ और हो सकता है, पोल पे कुछ और। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ जल्दी बताओ? बिकॉज सर यूनिट वेट के फॉर्मूले में कौन आता है सर, वेट आता है। और वेट, वेट किसका प्रोडक्ट है, मास इंटू जी का, एम इंटू जी का। और जी का मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, चांद का अलग, धरती का अलग, मार्स का अलग, इक्वेटर का अलग, पोल का अलग, जगह जगह का अलग। ये सब सबको समझ में आ रहा है क्या, जल्दी बताओ। तो जब जी का मान चेंज होगा तो डब्ल्यू का मान भी चेंज होगा। तो यूनिट वेट भी कांस्टेंट रहेगा क्या, जल्दी बताओ, रहेगा कि नहीं रहेगा, यूनिट वेट कांस्टेंट नहीं रहेगा सर। तो इस चीज के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास नया शब्द क्या आ गया, जल्दी बताओ, डेंसिटी दोस्तों। क्या शब्द आया, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, उसी गेहूं का 1000 दाने का अपॉन कितने वॉल्यूम में आ रहा है, किस थैले में भरा रहा है, एकदम इजी। ये क्या कराया, डेंसिटी कर रहा है दोस्तों। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है सर? नो, हम इन सब चीजों को पढ़ के हुए, एक चीज है जो कांस्टेंट नहीं रहती है, जिसको उस स्पेसिफिक जगह पर प्रैक्टिकल किया जा सकता है, बस उसके रिजल्ट्स दूसरे जगह यूज नहीं किए जा सकते। यदि मेरे को छत्तीसगढ़, बिलासपुर या रायपुर में कोई प्रैक्टिकल करना है और उस प्रैक्टिकल को मेरे को यूरोप में जाके समझाना है, तो मेरे को यूनिट वेट या वेट से संबंधित काम नहीं करने होंगे, मेरे को डेंसिटी और मास को लेकर के चलना होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बाकी ना जल्दी बताएंगे, ठीक है, क्लियर सभी को? तो नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ दी, लिखो जल्दी से, क्या होगा डेंसिटी, चलो फटाक से लिखेंगे दोस्तों। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ दी, लिखो लिखो, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ दी मास पर यूनिट वॉल्यूम। घनत्व, डेंसिटी को बोलते हैं अपन घनत्व, घनत्व द्रव्यमान और इकाई वॉल्यूम का अनुपात होता है। घनत्व, द्रव्यमान और इकाई, आयतन का वॉल्यूम नहीं लिखना है तो का द्रव्यमान एक का अनुपात होता है। यूनिट वेट के बारे में लिखेंगे, यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ द, यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वेट क्या होगा दोस्तों, यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वेट क्या है, एक प्रकार का रेशियो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम से। देखो एफएम में जो नए स्टूडेंट है हम लोग का तो सीधा जो पुराने हम लोग को जूझ के पढ़ना, हम लोग तो ऐसे एक दो बार एफएम पढ़ चुके हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग रिकॉर्डिंग को जा जाकर 2-3 बार देखना, पुराने तो तुम लोग एक बार पढ़ चुके, तुमको उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट वेट क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वेट के बारे में लिखेंगे, इकाई भार, इकाई भार
भार व आयतन का, भार व इकाई आयतन का अनुपात होता है। चलो अगला पॉइंट तुम खुद बताएंगे, कौन कांस्टेंट है कौन कांस्टेंट नहीं है, जल्दी बोलो। कौन कांस्टेंट है कौन कांस्टेंट नहीं है, जल्दी बोलो। डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी क्या होगी, यूनिट वॉल्यूम, याद रखना, लिखो पूरा, किसी भी सब्सटेंस की यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस पॉइंट को लिखो, किसी भी सब्सटेंस की किसी भी सब्सटेंस की यूनिट वॉल्यूम में यूनिट वेट क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा या वेरिएबल होगा। लिखो कांस्टेंट नहीं होगा मत लिखो, वेरिएबल होगा लिखो, ठीक है। चलो फटाफट लिखो, जल्दी 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 जल्दी। लोग एक और खेल सिखाते हैं इसी के साथ। और हालांकि ये बहुत बात की यूनिट में पढ़ना है, डायमेंशन एनालिसिस एक यूनिट आता है, तो सब ऐसे लोग पढ़ाते हैं उसको, लेकिन मैं उसको खेल सिखा देता हूँ। चलो हो गया सबका, जल्दी बताओ। चलो अभी तक ध्यान से सुनना, इंडिया में कौन सा सिस्टम यूज होता है, जल्दी बताओ मेजरमेंट के लिए। एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में कौन क्या क्या बताता है, एम क्या बताता है, के क्या बताता है, एस क्या बताता है, जल्दी बताओ। एम क्या बताता है, लेंथ, के क्या बताता है, के क्या बताता है, मास, और एस क्या बताता है, टाइम। इस चीज को दोस्तों रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक और सिस्टम बनाते हैं, उसको लिखते हैं एमएलटी। ठीक है, क्या लिखते हैं, एमएलटी। एमएलटी रिप्रेजेंट करता है मास, देखो मास पहले आ गया ना, ध्यान समझना, लेंथ, टाइम के कॉम्बिनेशन। अभी इधर लिखना होगा इस चीज को, ठीक है। और एक सिस्टम होता है दोस्तों एफएलटी, तो लोग इसको एफ को फुट सोच लेते हैं, फुट नहीं है, ये फोर्स है। क्या है, एफ फोर्स है, टी फॉर एम सॉरी एफ एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। अब दिक्कत आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है दोनों में अंतर क्या है। तुम में से कौन बता सकता है दोनों में अंतर क्या है, चलो बताओ। कौन बच्चा है जो सोच के बता सकता है दोनों में अंतर क्या है, ट्राई करो। सब सब जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे सब। और कोई थोड़ा सा और इजी करो, मेरे थोड़ा और इजी करो, ठीक है। अभी सर ठीक बोले। हाँ हाँ, वरुण सर क्यों नहीं रहेगा, इसको फिर एक्सप्लेन करो, पहुंच गए हो तो रीजन नहीं बता पाए हो, सबको एज ए टीचर समझाओ, क्यों नहीं रहेगा। शाबाश। फोर्स है जो सर वेट का यूनिट है, विच डिपेंड अपॉन जी, जबकि मास क्या है सर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या है, जी है सर। यहां पर पे यानी कि फोर्स किसको बताता है, जल्दी बताओ, वेट को बताता है, और मास तो ऑलरेडी मास को बता ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना सा चीज समझना है तुम लोगों को दोस्तों, लोग इसको गड़बड़ी यहीं पे करते हैं बस। अब छोटा सा चीज है, देखो मेरे को तुम रो के बारे में बताओ, रो इन द सेंस, मेरा रो थोड़ा गड़बड़ बनता है, तुम रो ऐसा बनाना, एक सिंपल बस ऐसा करना, ठीक है। पूरा लहराना मत उसको, नहीं तो दूसरा बन जाएगा, बस उसका एप्सिलॉन वाला यूनिट आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा रो बनाना। इस रो का है कि डेंसिटी का, तुम मेरे को बताओ यूनिट क्या निकला तुम्हारे को, डेंसिटी का यूनिट क्या निकला, जल्दी से बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम को तुम मेरे को एमएनटी में पहले जमाओ। चलो मास दिया है क्या इसमें, जल्दी बताओ, मास दिया है कि नहीं दिया, तुम बताओ। दिया मास, यस सर, तो m की पावर 1, मास की पावर 1। अच्छा वॉल्यूम l, l m l t, लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम और लेंथ को मैं कैसे करूं, ये मैंने, जल्दी बताओ, वॉल्यूम और लेंथ को जल्दी बताओ। तो वॉल्यूम बराबर L इंटू L इंटू L, ये क्या बन गया, L का क्यूब बन गया। लेकिन ये वॉल्यूम कहां पर पे है, नीचे में है, तो मैं क्या लिखा, अपॉन L क्यूब। अच्छा यहाँ पे टाइम है क्या, जल्दी बताओ, यहाँ पे टाइम है क्या, जल्दी से बताओ, नहीं है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन तीनों को मैं अच्छे से लिखता हूं दोस्तों, तो रो बराबर क्या बनता है, m की पावर 1, l की पावर -3 और t की पावर 0।
ठीक है, मेरे को बोलने दो अभी कॉमन सर, ठीक है, नहीं तो सबको कंफ्यूजन होगा। मेरे को बोलने दो, आप एक बार मैं एक्टिंग में पूछूंगा तब बोलना, ठीक है। रो इज इक्वल टू एन की पावर 1, एल की पावर -3 और टी की पावर क्या है दोस्तों 0 है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस और नो जल्दी बताएंगे। ये निकालना सीखते सब लोग, हाँ कि ना भैया? बोलो बोलो दोस्तों, सब लोग सीख गए? सब लोग बहुत आसान। अभी तुमने इसको एमएलटी में सीखा, इन द टर्म ऑफ एमएलटी। अब तुम रो को, अच्छा छोड़ो, रो को अभी छोड़ो, पहले इसको निकालो। इसको निकालो, तुम किसमें निकाल पाओगे ये बताओ? यूनिट वेट को किसमें निकाल पाओगे? एमएलटी में कि एफएलटी में? किसमें निकाल पाओगे? जल्दी निकालो, किसमें निकाल लोगे तुम? इजी पड़ेगा किसमें? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। किसमें निकाल पाओगे? एफएलटी में निकाल लोगे? एफएलटी में निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू दिया है। डब्ल्यू क्या चीज को दर्शाता है जल्दी बताओ? केजी फोर्स को दर्शाता है सर, ठीक है। केजी किस टर्म में दर्शाता है? केजी को फोर्स के टर्म में दर्शाता है। तो यहां पर क्या आएगा? एफ की पावर 1, देखो सब लोग, एफ की पावर 1, एल की पावर -3, टी की पावर 0। देखो तो क्या सबको समझ में आया? कि डायरेक्ट लिख दिया खट से? आया सबको समझ में? मैं क्या किया? बोलो यार बोलो, बोलोगे तो मैं समझ में आएगा। आया सबको? देखो मैं क्या किया देख लो, जिसको नहीं आया। हाँ जी मैडम, मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यूनिट वेट में क्या था? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट को आप क्या यूनिट देते हो मैडम जल्दी बताओ? वेट का यूनिट क्या होता है? जल्दी लिखो, केजी इन टर्म्स ऑफ फोर्स होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ, हाँ कि ना? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? एल का क्यूब होता है, ठीक है। यहां पर इस केजी को हटा के मैं इस फोर्स के टर्म पे लिख रहा हूं, तो क्या बना? फोर्स की पावर इस एफ की पावर 1, इस एल को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा मैडम जल्दी बताओ? एल की पावर -3। और टाइम दिया है क्या इसमें? इस पूरे कॉन्सेप्ट में टाइम का यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। तो इसको टी की पावर 0। अब किसी की भी घात या पावर में यदि 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? 1 होता है। यस सर नो? पता ही नहीं पता है तुमको? जैसे 2 टू पावर 0 इसका मतलब क्या है? 1 है। 3 टू पावर 0 इसका मतलब क्या है? 1 है। क्या मैं ये चीज पता ही नहीं पता? पता बता तुम हैं? हाँ ठीक है, शाबाश। पता है ना? तो यहाँ देखिए हमको टी नहीं दिख रहा था, तो हमने टी की पावर 0 लिख दिया, मतलब क्या है? 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एफएलटी में जम गया ये चीज। ये देखो, अब मैं तुमको अभी तुरंत का होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क नहीं बोलते तो बोलते क्लास वर्क, स्कूल टाइम बोलते थे। तुम लोग को क्लास वर्क दे रहा हूँ, तत्काल मेरे को बताओ रो को एफएलटी में कन्वर्ट करके। चलो कन्वर्ट करो एफएलटी में। एमएलटी तो आ गया, एफएलटी कैसे लाओगे तुम जानो? चलो ट्राई करो सब लोग, 1 सेकंड का काम है, फटाक से ट्राई करो। ये तुम लोग को चक्कर पड़ोगे, मैं तुम लोग कैसे खड़े खड़े सिखा दे रहा हूँ। ट्राई करो 30 में लाने का फटाफट सभी लोग, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ने दोस्तों। हो गया सबका? नहीं कर पा रहे कन्वर्ट? बोलो आंसर करो। फिर से एफ की पावर एल की पावर और टी की पावर पावर टी की पावर सर 2। चल चेक करो बाकी लोग, ये है रो का एफएलटी। ट्राई करो बाकी लोग, ठीक जल्दी से। वो बात हो जाते, तुम इंजीनियरिंग के बच्चे हो, ऐसे कैसे चलेगा बाबू? पेन चलाओ, पेन सोचो मत, तुम पेन चलाओ।
तुमको जो दिख रहा है उसको लिखो बार बार और देख देख के सोचो उसके बारे में। पहले पेन चलाओ, लेकिन पेन चलाओगे तो दिमाग काम करेगा, शुरू में सोच दोगे तो गलत हो जाता है। रो का ना F1 L माइनस 3 और T टू पावर 2। चलो दो आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए है ये या ऑप्शन नंबर बी है। और कोई? बस दो, बाकी लोग शराब बना हम छापेंगे ऐसे। दो लोग पावर फर्स्ट आए और बाकी लोग, चलो दूध भात टी टू पावर माइनस 2 आ रहा है ना, ठीक है उसको अलग रख देता हूं ना, तीसरा ऑप्शन बनाते हैं। चलो मुद्दे पे आते हैं, बनाते हैं, हो गया, जितने लोग बता सकते हैं बता दिए। तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा यार, क्यों जाऊं ज्यादा दूर, मेरे को इतना पता है एफ एल टी में एफ क्या है कौन बताएगा, एफ एल टी में एफ क्या है कौन बताएगा, फोर्स। फोर्स किसका यूनिट होता है जल्दी बताओ, मेरे को नहीं आपको पता है, फोर्स किसका यूनिट होता है? न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है? न्यूटन किसका यूनिट होता है बाबू? भाई तुम लोग नहीं बता पाओ भाई, वो दूध भात दूध भात दूध भात। ठीक है, ज्यादा मैं गुस्सा आ जाता हूँ, इधर देखो वेट क्या है यार, इतना लंबा तुम चक्री बोल बोल ऐसे। तुम लोग ना सीख गए हो इसको कैसे टेकल करना है, कुछ भी बोलना है इधर उधर का, ताकि ना ये आखिरी में खुद थर खाक बता दे बेचारा, है ना, चुप रहेंगे गाली बकता है। तो इससे अच्छा है साले को कुछ ना कुछ बोलते रहो, बोलते रहोगे तो ये ना गलती तो निकाल नहीं पाएगा, क्या आखिर खुद ही बताएगा। चलो कोई बात नहीं, दूर ना बोले सही हो तुम लोग, बिल्कुल सही। फोर्स डिनोट करता है न्यूटन को, न्यूटन डिनोट करेगा वेट को, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इधर आते हैं। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मेरे को एंटीन चाहिए फोर्स माने की वेट। वेट कैसे निकलता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। नाउ मास दिया हुआ है, इससे वेट निकालना है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन जी। तुम यहां लिख दिया वेट डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय वी। तो गलत किया क्या मैं, इसी चीज को मैं ऐसा लिख दिया सर, मास अपॉन वॉल्यूम को मैं ऐसा लिख दिया सर। कैसे लिखा सर, अच्छा पहले तुम्हारे हिसाब से लिख दे, तो m बाय v लिखा, फिर m को मैं कहां से ले लिया, इस इक्वेशन से उठा लिया, तो m बराबर w बाय g डिवाइडेड बाय v। w बराबर मेरे को पता है सर F होता है, W मतलब क्या होता है सर, kg इन टर्म्स ऑफ फोर्स, डिवाइडेड बाय g। g का यूनिट क्या होता है सर, कौन बताएगा, मेरे को पता है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सर, वॉल्यूम का यूनिट होता है सर मीटर का क्यूब होता है सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ यार, जल्दी बताओ यस और नो, तुम लोग बताओ यहां तक का क्या सबको समझ में आया? मेरे ख्याल से तुम में से जितने लोग आंसर दिए सब यहां तक पहुंच गए हो, तुम्हारे से गलती कहां पे हो रहा है इसको पलटाने में। मेरे को जहां तक लग रहा है कि तुम में से सब के सब यहां तक पहुंच गए, तुम में से कुछ इसको पलट पाए और कुछ बिल्कुल नहीं पलट पाए। बताओ किससे किससे पलटी हो पाया है, जल्दी बताओ। तो क्या आंसर आया पलट के इसका, जल्दी बताओ। तुम्हें इसको पलटे, चलो मैं मान लिया। चलो ऐसा करते हैं, चलो छोड़ो छोड़ो, इधर दूर भाग, F अपॉन m, ध्यान से देखना इधर, ये मीटर वाला एम है ना बाबू, मेरे से एम सब एक ही एम बनता है, ये मास को कैपिटल एम से दिखाते हैं, पीछे लिख लेना मास को कैपिटल एम से शो करते हैं, ये एम मीटर वाला एम है। मैं इसको बहुत इजी कर देता हूँ ना, अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। अब इजी है क्या कि नहीं अभी, एफ डिवाइडेड बाय एम इनटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। उल्टा हो गया क्या, कैसे कर दिया मैंने, पास में खड़े होना भी दिक्कत होता है। F डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर का क्यूब, ये जाएगा यहाँ, ठीक है। तो मैं कैसे कर दिया है, रुको रुको रुको, अब तुम करके देगा, तुम काहे चिंता करते हो।
एफ, रुको रुको मैं गलती कर दिया हूँ यार, रुको ना, ये आ जाए इसी से आएगा। काहे हम लोग अलग करें, अब मैं ऐसा कर डाला तो मेरे को तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा। यदि मैं यहाँ तक पहुंचा, हाँ तुम लोग सही कियोगे, मैं उसमें कोई दो राय नहीं देता हूँ, तो मेरे को तो ऐसे ही करके देखना पड़ेगा कि मैं क्या किया हूँ, समझ रहे हो भाई, मैं मेरे को समझ में तो आना चाहिए कि मैं गलती क्यों हूँ सही किया हूँ, एकदम इजी सी बता रहा हूँ। चलो देख लेते हैं क्या गलती की है। पर सेकंड स्क्वायर है डिवाइडेड बाय मीटर का कीमत है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मीटर का क्यूब is equal to half of 1 मीटर to the second is equal to divided by 1 ये ऊपर चल जाएगा f into second का half of 1 into minus 4 into 2। देखो तो f की पावर 1 into l की पावर -4 into t की पावर 2, ये वाला देखो एक बार सब चेक करो, क्रॉस चेक जल्दी करो, ठीक है अभी सही हो गया। पहले गलती कर डाला था, पर सेकंड को अपॉन में ले लिया था, इसमें दिक्कत हुआ। चलो जल्दी बताओ आया सभी का, बोले क्या आगे सबका बताओ जल्दी से। अच्छा तुम में से कई लोगों को ये दिक्कत क्या होगा ना, जो मेरे को शुरू में गलती हो गया था, ये वाला f बाय m बाय सेकंड स्क्वायर, ये वाला गया कि किसी को गलती वाला है। यहाँ पर तो यदि तुमको दिक्कत जाता है ऐसे वाले में, तो बोर्डमास रूल लगा लिया करो। बोर्डमास रूल मतलब सेकंड स्क्वायर इसके नीचे है तो फुट के भी नीचे ही रहेगा वाला, ठीक है, स्कूल टाइम पर गणित जो हम लोग खेलते थे उसको लगा लिया करो, इजी पड़ेगा। चलो यदि ये बन गया है तो मेरे को तुम लोग यूनिट वेट को, ये तो एफएलटी में है, यूनिट वेट को एमएलटी में कन्वर्ट करके लिखो, चल फटाफट। अब तो तुमको सीख गया है, कुछ नहीं करना है तुमको, वो तो लिखा भी हुआ है, W is equal to M into G। करो 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 जल्दी करो, MLT में कन्वर्ट करो। इस बार सबका आंसर आना चाहिए ना, 2-4 बस में। फटाफट करो जल्दी से सब लोग। ये सब पहले ही सीख गए तो फिर तुमको कन्वर्जन और ये सब दिक्कत दिख नहीं जाएगा, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन और न्यूमेरिकल्स में। चलो जल्दी बनाओ। एक 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 करके पहले एक दिन कोई बताओ। हाँ बोलो अगला बोलो। ये अभी ठीक, 2-3 लोग का है, और बाकी भैया बोलो। किसी का दूसरा आएगा तो भी चलेगा, किसी का दूसरा आएगा तो भी बताइएगा, झटिएगा मत। चल 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 जल्दी 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 आंसर दो यार। बहुत लोग का इस बार आंसर आया, खुशी लगा मेरे को, लेकिन बहुत हो तुम लोग अभी भी, और सब घर में हो कहीं कहीं हो, आंसर बोलो, सब बोलो आंसर। देखो तुम इंटरेस्ट दिखाओगे तो तुमको नियम सिखाया हो ना, तुम में से आधे गायब होने वाले हो अगले 10 दिन में।
जो आप तुम लोग 40-50 लोग पढ़ रहे हो ना, कल 60-70 लोग थे, आज 50 हो गए। कल तक वो 30-35 में आ जाएंगे, कल नहीं मतलब अगले 7-8 दिन में। और आखिरी में 7-8-10-11 ही बचेंगे। और वही 10-11 में से शुरू साल में 4-5 का पेपर निकलेगा, और 4-5 का उसके अगले साल, 4-5 का उसके अगले साल, वही 12-13 लोग का ही पेपर निकलेगा अगले 2-3 सालों में। ठीक है, एक ही बार में नहीं निकलेगा उन 12 का भी पेपर, उनके भी उसके आगे के मेहनत, उसके आगे की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन वैसे ही निकलेगा पेपर, बस लिख के भेजो। चलो हो गया सबका, मेरे ख्याल से बन गया होगा। चलो नहीं, फिर भी नहीं बना तो बना लेते हैं। क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम एम divided by v. What is the unit of m? kg. g का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v का यूनिट मीटर क्यूब। ये तो बहुत आसान है यार, हैं? इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये दोनों को पहले ही खेल दो ना, काहे इतना मेहनत करते तुम? नहीं कर रहे हो क्या मेहनत अभी भी? ठीक है चलो करते रहो। kg के पावर 1, m की पावर 1, लेंथ अभी छोड़ देते हैं, पहले तो सेकंड की पावर 2 है, तो पहले तो t की पावर -2 इसको ऊपर ले गए। अब बच गया ये वाला m और ये वाला m का क्यूब, इसको आपको खेलना है। ये इस पूरे के अपॉन में है सर। इसको कैसे करें सर? यदि पूरे के अपॉन में तुमको सिखाया बोलना सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसके अपॉन में नहीं है, पूरे के अपॉन में है, तो ये यहाँ पे आके 1/m³ हो जाएगा सर। 1/m³ और m कटा कैंसिल हुआ, 1/m², तो बीच में आ गया l की पावर -2। देखो सबका आया क्या? यही आएगा, सही है बी वाला का। जिन लोग का बी ऑप्शन है सबका सही है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, बहुत इजी दोस्तों। ये खत्म हो गई हमारी अगली कहानी भैया लोग, है ये बहुत आसान, यस और नो? बिल्कुल सर। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं 4, ये 3 था, डेंसिटी, यूनिट वेट 4 था। अच्छा तुम लोग और कुछ लिखना है, यूनिट वेट को और क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, बोलो ना यार लोग, यूनिट वेट को और क्या बोलते हैं? भूल गए? नहीं बोलोगे? यूनिट वेट, चलो ठीक है, दूसरा जान लो। इधर देखो, चौथा बात 500 में, कोई बात नहीं, जियोटेक का काम है, तुम्हारे यहाँ काम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं भी बोलोगे चलेगा, लेकिन याद रखना सवाल में काम आता है। फिर पॉइंट नंबर 5वां, 5वां पॉइंट में आते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। 5वां पॉइंट है दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं जल्दी बताओ? स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल रहा हूं सर। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है सर, और ये कैसे काम करता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम को ध्यान से समझना दोस्तों, स्मॉल v से, तो मैं स्मॉल v क्या करता हूं, मेरा v सब एक ही जैसा दिखता है, से गोल घुमा देता हूं, से डिनोट करते हैं। अब स्मॉल v क्या होता है? कैपिटल V फॉर वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, इट इज दी, ध्यान सुनना, इसको मेरे को बताने दो, ये तुम नहीं बता पाओगे। इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ, इनवर्स फंक्शन ऑफ डेंसिटी। इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डेंसिटी। तो ये न्यू बन जाता है, एक्चुअल में मेरे से करना बनता है v लिखना, फिर ऐसे करना, कैरेक्टरिस्टिक वन करना, ठीक है? ऐसे वाला करोगे तो न्यू बन जाएगा, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये अलग है सिंबल, v को लेके स्मॉल वो आना है बस तुमको, ठीक है? तो v इज इक्वल टू 1/ρ, यानी कि v इज इक्वल टू, अब रो क्या होता है जल्दी बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो इसके बारे में लिखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, पहले इतना लिख लो, यहां तक लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट लिखो, हो जाएगा, मैं बोलना जल्दी से यहां तक का। ये कैपिटल भी रहेगा ना, ये कैपिटल भी रहेगा, मेरा आदत वैसी छपेगा, सो देगा तो क्या करें, फटाफट लिखेंगे, हो गया? लिख लिए? चलो लिखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम is the ratio of the, last time, specific volume is the ratio of the
specific volume is the ratio of the volume per unit mass, volume per unit mass। ठीक है, नीचे लाइन में फुल स्टॉप कर दो, इसको फुल स्टॉप करो। स्पेसिफिक वॉल्यूम हिंदी में लिखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम एक अनुपात है वॉल्यूम और आयतन और इकाई द्रव्यमान के मध्य, आयतन और वॉल्यूम और यूनिट मास के बीच। नीचे लाइन में लिखेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, specific volume is very important term, specific volume is a very important term for the gases, गैस के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गैस के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। शब्द है मत लिखना, अर्थ है लिखेगा, नीचे लाइन में लिखेगा। क्यों? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि गैसेस जो होती हैं इनका कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होता दोस्तों, इनका कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, डायमेंशन होगा पर फिक्स नहीं होगा, वो चेंज करते रहती है अपना डायमेंशन। ठीक है, तो इनका कोई शेप, साइज और फिक्स डायमेंशन नहीं होने की वजह से हमको गैसेस को जब किसी और मैटर के साथ कंपेयर करना हो, किसी भी गैस को किसी भी और मैटर के साथ कंपेयर करना हो, मान लो हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे कोई गैसेस हैं और मेरे को इन गैसेस को किसी भी गोल्ड, आयरन, मैग्नीज, कॉपर के साथ कंपेयर करना है, अब वो स्कूल में केमिस्ट्री में चीजों को करते भी थे, तो इसमें भी मेरे को कंपेयर करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मैं बाकी सबको, एक गोल्ड को आयरन के साथ, आयरन को स्टील के साथ, स्टील को सिल्वर के साथ, सिल्वर को निकल के साथ कंपेयर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मास, वेट, यूनिट वेट और डेंसिटी। पर मैं हाइड्रोजन, हीलियम जो गैसेस हैं उनको मास के टर्म पे, वेट, हवा का कोई वजन होता है क्या? जल्दी बताओ, हवा का कोई वजन होता है क्या? तुम लोग बताओ। नहीं होता सर, हम लोग एयर का वैसे भी जियोटेक में पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में। याद करो जल्दी से, तुम लोगों को फर्स्ट यूनिट पढ़ाता हूं यूनिट वेट के टर्म में, सैचुरेटेड, ड्राई। तो मैं एयर का वजन क्या करता हूं? वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू, नेग्लिजिबल करता हूं वेट ऑफ एयर को 0, तो एयर का वजन तो हम 0 मान के चलते हैं। तो मैं जब एयर का वजन ही 0 मान लिया तो उसका मास मैं क्या मानूंगा? भाई कोई मैटर ही नहीं बोलूंगा, तो वो भी का मेरे लिए नेग्लिजिबल हो गया, फिर मेरे लिए डेंसिटी भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, यूनिट वेट भी नेग्लिजिबल। तो मैं उस एयर को, उस गैस को, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कोई भी गैस को, इनको मैं रिमेनिंग कंपाउंड मैटर्स के साथ कैसे कंपेयर करूं? उनको कंपेयर करने का सिर्फ एक तरीका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसा तरीका है वॉल्यूम के टर्म पे आप उनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब एकदम इजी समझाता हूं। मेरे को कोई भी तुम गैस बोलो, चलो ऑक्सीजन है, या मेरे पेट के अंदर, फेफड़े के अंदर जितनी हवा है ये भी गैस है। इस गैस को मेरे को कंपेयर करना है किसी भी एक मटेरियल के साथ। इस मटेरियल को भी एक मटेरियल बोलो, पानी के साथ कंपेयर करना। चलो पानी एक मटेरियल है कि नहीं है? यस और नो, जल्दी बोलो। मेरे को इस गैस को वाटर के साथ कंपेयर करना है, दोनों दो मैटर है, डिफरेंट डिफरेंट। मैं वजन के, मैं सांस छोड़ा, जितना सांस को एक डब्बा में कलेक्ट कर लिया, कोई वजन आएगा? नहीं आएगा। तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा दोनों को? जब वजन ही नहीं आएगा तो मेरे को यूनिट वेट भी नहीं मिलेगा, मेरे को डेंसिटी भी नहीं मिलेगी, सारी चीजें नहीं मिलेंगी, दिक्कत हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, तुमको एक तरीका भी प्रैक्टिकल भी तुरंत दिमाग में सिखाता हूँ। कुछ मत करो सर, आप एक काम करो, जितना पानी उसको एक फुग्गा भर लो, और आपके फेफड़े में जितना हवा है उसको एक फुग्गा भर लो, और देखो कौन फुग्गा ज्यादा फूलता है। ठीक है, यदि आपके फेफड़ा फुग्गा ज्यादा फूला तो उसका वॉल्यूम ज्यादा, और यदि वो जो पानी है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो फुग्गे में भर आया, वो ज्यादा फूला तो उसका वॉल्यूम ज्यादा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब वो पानी और हवा के बीच में कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, यस और नो। कंपैरिजन सीखे सब लोग? मैं किस तरीके से कंपेयर होता है तुम लोगों को बताना चाह रहा था। इसमें फुग्गा को पुराना नहीं बताना। ठीक है, इधर देखो, फुग्गा पुराना है, इसमें ये भी नहीं कि वो क्या है, होली में है दो प्रकार का फुग्गा फूलता था होली समय। एक तो हवा वाला फुग्गा, एक तो ने पानी वाला फुग्गा। फुलाए कि नहीं फुलाए दोनों जने को? आप
मान लो तुम सिंपल सा चीज समझा रहा हूं, एकदम एकदम बेसिक सा चीज, छोड़ो सबको दूसरा। ये देखो, ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल का पूरा पानी भरा है, इसको एक फुग्गा में भर दिया, ठीक है, इसको एक फुग्गा में भरा। अब इस बॉटल में पैक पैक पूरा हवा भरा है, उसको दबा के बॉटल को ऐसे दबाया, स्क्वीज किया बॉटल को पूरा, उसको एक फुग्गा में भर लिया। तो मैं देखा कि पानी वाला फुग्गा ज्यादा फूला है, यानी कि पानी का वॉल्यूम, इतने ही पानी का वॉल्यूम इस यूनिट क्वांटिटी के अंदर भरे पानी का वॉल्यूम इसी यूनिट क्वांटिटी के अंदर भरे एयर के वॉल्यूम से क्या था, जल्दी बताओ। ज्यादा था कि कम था? बोलो जल्दी, ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। अब तुमसे पूछता हूँ लास्ट क्वेश्चन, समझ में आया चीज की नहीं आया, जल्दी बताओ। कंपैरिजन हो गया दोनों के बीच, यस। अब मेरे को बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि इस सेम बॉटल के अंदर भरे पानी का वॉल्यूम, कंप्लीट भरे पानी का वॉल्यूम इस सेम बॉटल के अंदर कंप्लीट भरे एयर के वॉल्यूम से ज्यादा हो पाएगा? बोलो जल्दी बोलो। तुम्हारा प्रीवियस टेस्ट ले रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, पुराने तुम्हारे नॉलेज का टेस्ट ले रहा हूँ मैं। तो ज्यादा पुराना नहीं लेता मैं, कल ही पढ़े नॉलेज का टेस्ट ले रहा हूँ। चलो थोड़ा और ढीला कर देता हूँ तुमको, थोड़ा सा और। फंक्शन नंबर एमएमएफपी, एमएमएफपी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो सब चीज सब कोहेशन, किसमें कोहेशन ज्यादा, पानी में ज्यादा कि एयर में ज्यादा? पानी में ज्यादा। तो जिसमें कोहेशन ज्यादा उसके पार्टिकल ज्यादा पास पास रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे? पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, जल्दी बताओ, उसकी डेंसिटी कैसी होगी? तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा बाबू, जल्दी बोलो, उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा सर। तो एक ही बोतल से निकले पानी को यदि मैं फुग्गे में भरूं और इसी बोतल से निकले हवा को मैं फुग्गे में भरूं, कौन ज्यादा फूलेगा, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा फूलेगा? भाई तुम छोड़ो क्लास में, पानी वाला कैसे फूलेगा यार पानी? अभी तो बोला तुम तो आप पलट जाओगे तो मैं मान लूंगा क्या तुम सही जानते हो? एक चीज याद रखो, दो बड़ी दो चार, ये रटना होता है, और वो चार आया कैसे वो समझना होता है। तुम लोगों को बोला गलत तो फट से पलट जाते हो। तुम्हारा पहला आंसर भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। मैं एकदम अनपढ़ देहाती गांव वाला आदमी, ठीक है, मेरे को एक एक चीज पता है, तुम लोगों को मैं साफ साफ बताता हूँ मैं। तुम मेरे से नहीं बच सकते, किसी भी कीमत में नहीं भाग सकते। यदि तुम इवन तुम्हारे बोलने में, यदि मैं तुमसे अभी तुम में से 6 दिन से, मैं पिछला कल का दिन और आज के दिन बोल रहा हूँ, मैं 6 में तुमको एक एक बच्चे को बता दूंगा कि किस समय अपनी कॉपी को पलट के देखा है। मैं तुम लोग को तो देख नहीं पा रहा हूँ बिना कैमरा चालू किए, मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे आवाज के थ्रो से कि तुम किस समय अपना पन्ना पलटा रहे हो, और किस समय तुम कॉपी को पलट के देख के मेरे को जवाब दे रहे हो, और किस समय तुम सोच के आंसर दे रहे हो, और किस समय तुमको पूरा याद है। मैं इतना तक तुम लोग को बता सकता हूँ, ठीक है। हम बहुत बहुत एकदम वो बिलो जीरो, तुम लोग जीरो जीरो से आए थे ना, हम जीरो के भी नीचे से उठ के ऊपर आए, तो हमको हर स्टेप पता है। तो तुम लोग यदि इसका आंसर गलत दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, माने कि तुम्हारा सोच ही उस समय कॉन्सेप्ट ही खर गया भाई। तुम्हारी पानी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा, उसके बीच में कोहेशन। मैं जानबूझ के शुरू में खेला था, जानबूझ के बोल दिया था शुरू में कि हवा ज्यादा भरेगा, ये पानी ज्यादा भरेगा, तो तुम एक्सेप्ट कर लिए, उसको रख लिए, खट से दो दूनी चार रख लिए। तुम्हें सोचे नहीं कि कभी कि दो गुणी दो करने में चार ही क्यों आता है, ठीक है। तो मुद्दे की बात है, छोड़ो उसको, वो मैं पढ़ा नहीं सिखाऊंगा तुमको, पर वो सीख जाओगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। कभी जाकर घर में सोचना कि दो गुणी दो चार ही क्यों आता है, यदि वो सीख गए तो तुमको किसी का भी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं, छोड़ो। मुद्दा ये है कि जब पानी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज कंपेयर टू एयर ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जब पानी के पार्टिकल्स में ज्यादा है तो कोहेशन भी ज्यादा होगा, कोहेशन ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स पास पास होंगे, पार्टिकल्स पास पास होंगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यदि डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू एयर। तो जिसका वॉल्यूम कम हुआ वो हवा को क्या करेगा, फुग्गा को क्या करेगा, कम फुलाएगा। एयर क्या करेगा, उसी फुग्गा को ज्यादा फुलाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई, यस और नो? बताओ जल्दी, घुस गया दिमाग में, ठीक है। चलो चलो देखो, ये प्रैक्टिकल था, एकदम बेसिक प्रैक्टिकल। स्कूल का बच्चा इस रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा यूट्यूब में ना, सुनेगा कि इंजीनियरिंग के बच्चा लोग ऐसा जवाब देना तो हाथ देंगे। हाँ, सर तुम लोग को
मेरा पहला पढ़ाने का, जब मैं पढ़ाई शुरू किया था पढ़ाना बच्चों को, तो मैं फिजिक्स और मैथ्स से ही पढ़ाता था। तो फिजिक्स में जब मैं कॉलेज और 11th 12th की बात बता रहा हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ काश मैं फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ा रहा होता। एक तो मैं बहुत अच्छा हो गया होता उसमें, दूसरा फिजिक्स मैथ्स में बच्चे बहुत मिलते हैं, पैसा बहुत मिलता, मतलब अब 12वीं या 10वीं बार तो फिजिक्स में सब पढ़ेंगे, सिविल उसमें से कुछ इंजीनियरिंग में जाएंगे और उस कुछ इंजीनियरिंग में से कुछ सिविल में आएंगे, समझ रहे हो? तो मैं इतनी सी चीज पकड़ा, मेरे पास इतना सारा चीज था पकड़ने को, और कोई बात नहीं, पढ़ाने में मजा आना चाहिए, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो जीएस हो। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। यहाँ तक की कहानी खत्म दोस्तों, यहाँ तक की कहानी खत्म। हम सभी को स्पेसिफिक वॉल्यूम भी समझ में आ चुका है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मूल उद्देश्य होता है गैस को कंपेयर करना, एकदम इजी सीखा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मूल उद्देश्य क्या होता है? गैस को कंपेयर करना किसी भी अदर सब्सटेंस के साथ। अब लोगों को समझ में नहीं आता गैस को कंपेयर कैसे किया जाए, तो फुग्गा वाला एग्जांपल तुम मेरा याद रख लेना, तुमको ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर प्रैक्टिकली किसी को तुम जब इस कॉपी को पढ़ के सिखा रहे होगे तो तुम्हारे काम आ जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम की हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग डालेंगे फैक्टर which affect the rho, unit weight and specific volume। चलो देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेंसिटी, यूनिट वेट और वॉल्यूम को अफेक्ट करेंगे। हो गया सबका? चलो कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर नंबर 1 लिखेंगे, टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा दोस्तों? टेम्परेचर। चलो पानी को नॉर्मल रख दो, थोड़ा नॉर्मल मत रखो, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो। जैसे 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 पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पानी किसमें कन्वर्ट होता जाएगा? भाप में। भाप को अंग्रेजी में बोले वेपर में। यस और नो जल्दी बोलेंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, पानी किसमें कन्वर्ट होता जाएगा? भाप में कन्वर्ट होता जाएगा। जब पानी भाप में कन्वर्ट होगा, इसको हम लोग वेपर बोलिए मान लो, फिर और टेम्परेचर बढ़ने पे ये वेपर मॉलिक्यूल और हल्के होते जाएंगे और ये ऊपर जाके गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लॉग बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि चीजें जितनी गर्म होंगी उतना ऊपर उठेंगी। ये हम लोग पहले से पढ़ते हैं, गर्म हवा हल्की होती है जिसके कारण वो ऊपर उठ जाती है। यस और नो? क्या हमको सबको ये चीज याद है? एनवायरनमेंट के अंदर भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जीएस में भी हमने पढ़ा है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, तुम मेरे को बताना लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा? जल्दी बोलो। वेपर। वेपर किसमें कन्वर्ट होगा टेम्परेचर बढ़ने से? गैस में कन्वर्ट होगा। तो तुम मेरे को ये बात बताना कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, कांस्टेंट रहेगी? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, सब लोग बताओ। डेंसिटी क्या होगी? कम ज्यादा क्या होगी? चलो ठीक है, कम होगी। शाबाश, जो दो चार लोग बोले उन लोग को खुशी की बात। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे लिखा करो, बहुत इजी। मास समझ में नहीं आता, मतलब समझो, वॉल्यूम तो आता है ना सर। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, पानी के पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे कि वेपर के पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, किसके पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे? सबको बोलना है पानी के पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होंगे। एक बार ही बोलना है बस, पानी के पार्टिकल सर ज्यादा पास पास है। यदि पानी के पार्टिकल ज्यादा पास पास है सर, ठीक है, ध्यान से समझना, तो उसकी डेंसिटी, पार्टिकल ज्यादा पास पास है तो डेंसिटी उसकी कैसी होगी एज कंपेयर टू वेपर? जल्दी बोलो, ज्यादा कि कम? उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी सर, सब इजी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। पानी के पार्टिकल्स पास पास होंगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए तो क्या बढ़ा? जल्दी बताओ, दूर दूर चले गए तो उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हुआ दोस्तों? जल्दी बताओ, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हुआ? कम हो गया सर। आसान।
यस और नो जल्दी बताएंगे। तो लिक्विड में दोस्तों ध्यान सुनना, इन लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अच्छा यूनिट वेट का फॉर्मूला होगा, यूनिट वेट बराबर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यूनिट वेट का फॉर्मूला फट से बोलने का, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे भी यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूनिट वेट क्या होगा, कौन बताएगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूनिट वेट क्या होगा, कम होगा सर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉइंट नंबर 2 यूनिट वेट क्या होगा, कम होगा। नाउ नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर 1 अपॉन रो सर, सॉरी सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम पीछे क्या लिखा है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ डेंसिटी। हाँ ठीक तो लिखा है, ठीक लिखा, ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक। मैं डर गया था गलत लिखा दिया, क्या करें। ठीक है, इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के इनवर्स है, तो डेंसिटी कम हो रहा है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी बताओ, बढ़ेगा सर। अब ध्यान से सुनना, बट इन केस ऑफ गैसेस, जो ऑलरेडी गैस है, मैं वेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गैस की बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी गैस है उनके साथ क्या होता है, ध्यान सुनना दोस्तों। जैसे गैस एक फिक्स डायमेंशन के अंदर, इस कमरे के अंदर गैस है, तो जब तुम इस कमरे के अंदर देखो, ओपन एटमॉस्फेयर में एक कमरा है, मतलब वो सिखाया था ना, तुम्हारा सोच बताएगा कंटेनर कौन है, याद है सबको, एक वर्ड बोला था कंटेनर कौन है, ये तुम्हारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी फ्लूइड, कोई भी उसी से डायमेंशन क्लियर होता है, कोई भी फ्लूइड किसी कंटेनर में ही आएगा, ठीक है, कोई भी फ्लूइड किसी कंटेनर में ही आएगा, यदि वो एटमॉस्फेयर में हवा तैर रही है तो एटमॉस्फेयर उसके लिए क्या है, एक कंटेनर है, समझना मेरी बात को। पर अभी इसको मैं छोटे रूप में लाता हूं, इस कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, इस कमरे के अंदर की हवा गर्म होती है, गर्म होती है तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कमरे का बाउंड्री है, देखो ध्यान से समझना, कंटेनर, चूंकि कमरा कंटेनर है, उसकी अपनी बाउंड्री है, तो हवा आपस में टकराने लग जाती है, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही है, भागने में उनके पार्टिकल्स, ओन पार्टिकल्स के बीच, एयर के ओन पार्टिकल्स के बीच कोलिजन होने लग जाता है, कोलिजन की वजह से वो एक दूसरे के पास आती है दोस्तों, कोलिजन होने के लिए जब वो एक दूसरे के पास आती है तो उस समय उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। सबको समझ में आया क्या जो मैं चीज बोला, यस और नो। टेम्परेचर बढ़ने पे गैसेस की, देखो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर गैस में हुआ, तो लिक्विड और वेपर की डेंसिटी यूनिट वेट कम हुए, बिल्कुल सही बात है। पर गैस की कहानी में क्या होता है, जब गैस में तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, गैस का तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तब गैस की कहानी क्या होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको हीट मिल रहा है कहीं से, हीट मिल रहा मतलब एनर्जी मिल रहा है, हीट मतलब हीट एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी मिलेगा तो वो मोशन में आएंगे, मोशन में आएंगे तो भागेंगे, भागेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने की वजह से उनका एक दूसरे के पास पास आने का प्रक्रिया होगा, कि पास पास आने की प्रक्रिया की वजह से उनका डेंसिटी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, यस और नो, जल्दी बताएंगे सब लोग, क्लियर सबको, ठीक ठाक। ये हुआ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट, तो रो इसके अपोजिट जाएगा, टेम्परेचर में तीनों चीज उल्टा चलेंगे, रो नहीं आना, वी इसके उल्टा चलेगा। ये गैस का कॉन्सेप्ट और टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट नंबर में आते हैं दोस्तों, अगला प्रोडक्ट में हमारे पास प्रेशर। एक सेकंड, चलो बस 17 तारीख तक तुम लोग रुक जाओ, 17 के बाद हमारा एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। अभी तो कोशिश कर रहा हूँ पूरा ताकत रोकने का, क्योंकि शुरुआत है, मैं भी अभी डर हुआ तो तुम लोग आखिर में फेंका जाओगे। मैं इसीलिए इस बार सौरभ सर को चाह रहा था, सौरभ सर लेते हैं, पर क्या होता है, हम लोग दोस्त हैं, तो दोस्त कोचिंग से पहले हमको दोस्ती सोचना पड़ता है, क्योंकि हम साथ कोचिंग शुरू इसीलिए कर पाए कि साथ में थे, तो हम लोग का पूरा अनपढ़ थे, सीधा बात हुआ, अनपढ़ मतलब हमको अंग्रेजी पढ़ते नहीं बनता था, ना मेरे को, ना राय सर को, सौरभ सर को, तो हम लोग एक दूसरे के साथ ही, इसीलिए हम लोग कोचिंग खोल पाए, अकेला हम लोग तीनों कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, भले लोग मेरा नाम सोचते हैं पर अकेला हम लोग तीनों कुछ नहीं कर पाते।
चलो मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मुद्दा है हम लोगों का, आगे चलते हैं। ये हो गया बट कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पॉइंट कम होगा। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का टेम्परेचर के बाद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, चलो ह्यूमिडिटी के बारे में बताओ। नमी, उमस जितनी ज्यादा होगी क्या होगा, जल्दी बताओ। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा, कौन बताएगा कौन बताएगा? हवा चलता है क्या उमस में, जल्दी बताओ। हवा चल पाता है क्या उमस में? बोलो जल्दी से। नहीं सर। तो जब जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी दोस्तों, जब जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तब तब डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी कम नहीं दिया था। यूनिट वेट क्या होगा, ज्यादा। समझो इसको, एकदम इजी समझाता हूं। ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट मेरे को, मैं क्या भयंकर फोन आता है, मेरा दिमाग उधर ही चल जाता है, लाइन से जवाना शुरू होता है। इधर सुनो, हवा है, सूखा सूखा हवा है, मस्त तैर रहा है। अब इस हवा में पानी आ गया, पानी के कारण इसका वजन बढ़ गया। वजन बढ़ा तो अभी पलट के तैर पाएगा क्या, जल्दी बताओ। वजन बढ़ेगा तो पलट के तैर पाएगा क्या? ठीक है, वजन बढ़ेगा तो पलट के तैर पाएगा क्या, जल्दी से बताओ यार। तुम लोग बताओ, मैं तो नहीं जानता। नहीं तैर पाएगा। जब ये पहले के टाइम नहीं तैर पाएगा, क्यों नहीं तैर पाएगा? क्योंकि भारी हो गया। कोई चीज भारी कब होगा, जब उसमें वेट या मास क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा बाहर से आके। यस और नो? जब उसमें वेट या मास क्या होगा, बाहर से इंक्लूड हो जाएगा, तभी तो वो भारी होगा ना सर। तो बिल्कुल ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेट इंक्रीज हुआ, तो यूनिट वेट बढ़ा, मास इंक्रीज हुआ तो रो बढ़ा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगा। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी हुआ। नेक्स्ट नंबर में आते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में सुनिए, तीसरा पॉइंट प्रेशर। सेकंड पॉइंट को थर्ड पॉइंट डालेंगे दोस्तों, प्रेशर। प्रेशर इज, ऐसा लिखो, ये मैं इसको बोल दे रहा हूँ, ओरल बोल दे रहा हूँ। प्रेशर डायरेक्टली नॉट अफेक्टेड दीजिए, लिखो। प्रेशर directly not affects the pressure, directly not affect the above properties. Pressure directly not affect the above properties. ठीक है, ठीक। अब प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा इन प्रॉपर्टीज को, देखते हैं। यदि प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों, प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो एमएमएफपी का मान क्या होगा, जल्दी बताओ। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ। यस और नो? जल्दी बताओ, सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो चीज बोल रहा हूँ? यदि पार्टिकल्स पास पास आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, एमएमएफपी कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, ये कम होगा। ऐसे लिखते हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो एमएमएफपी क्या होगा, कम होगा। एमएमएफपी कम होगा तो फंक्शन नंबर क्या होगा, कम होगा। फंक्शन नंबर कम होगा तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड फॉलोज कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट। याद है सभी को कल का, जल्दी बताओ। यस और नो? ठीक है, तो पॉसिबिलिटी उसकी क्या होगी, फ्लूइड होने की होगी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ दैट फ्लूइड इज, क्या होगी, फ्लूइड की कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, क्या चीज होने की, लिक्विड होने की। फ्लूइड इज दैट लिक्विड। पहले बताओ ये किसको समझ में नहीं आया, एक साथ में मैं लिख दिया हूं, क्योंकि देखो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल, एक इसको और अच्छा लिख सकते हैं अपन, इनडायरेक्टली रिलेशन निकालना ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे। पार्टिकल कम्स क्लोज, इससे कोहेजन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कोहेजन बढ़ेगा। कोहेजन जब बढ़ेगा तो पार्टिकल के बीच का जो दूरी था x1 x2 वो क्या होता जाएगा, जल्दी बताओ, कम होता जाएगा। नहीं होगा कम, बोलो ना यार, कैसे करते तुम लोग। यस और नो?
नहीं समझ में आ रहा तो भी बोलो। आए, मुंह खोलो जल्दी, बोलो ना, लिंक छापोगे तुम लोगों को बताता हूँ फिर। बोलो लिंक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी। इतना लेट क्यों बोलते हो, नहीं सुनाई देता है क्या तुम लोगों को? चलो कोई बात नहीं, ये पार्टिकल है, ये दूर दूर है, इसको मैं दबाया, इधर से दबाया, इधर से दबाया, क्या हुआ, प्रेशर लगा, हाँ कि ना? ये दोनों पास पास आ गए। जब ये दोनों पास पास आए तो पहले कोलिजन के लिए इतनी दूरी थी x1, अभी कोलिजन के लिए इतनी दूरी हो गई x2। जब कोलिजन की दूरी x2 पास हुई, छोटी हो गई, पहले x1 थी, तो ऐसे ऐसे सबको जोड़ते हैं तो x1 प्लस x ऐसे ऐसे सब जोड़ते हैं तो MMFP का मान क्या आता, ज्यादा आता शुरू में। MMFP का मान ज्यादा आता तो फंक्शन नंबर भी ज्यादा आता। पर चूंकि ये पार्टिकल दूर दूर से अब पास पास आ चुके हैं तो x का मान अब बहुत कम हो चुका है। मान लीजिए x1 डैश है, x1 डैश का मान बहुत कम हो चुका है, तो ये सबका एवरेजिंग रिजल्ट छोटा आएगा कि नहीं आएगा? पहले से MMFP जल्दी बताओ, छोटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। छोटा MMFP आएगा तो फंक्शन नंबर इज इक्वल टू MMFP डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। जब MMFP छोटा होगा तो फंक्शन नंबर भी क्या होगा, जल्दी बोलो, छोटा होगा। जब फंक्शन नंबर छोटा होता है तो फ्लूइड किसको फॉलो करता है, कंटीन्यूअम कॉन्सेप्ट को। और कंटीन्यूअम कॉन्सेप्ट को सिर्फ कौन सा फ्लूइड फॉलो कर पाता है, लिक्विड। गैस लोग और वेपर लोग फॉलो नहीं कर पाते, यस और नो? चलो यार, मेरा ऑफिस से ना मेरा फोन आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कल अभी जो भी जी आ रहे हैं, परसों कोई और आएगा, हो सकता है कुछ काम होगा। तो आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है? यहाँ तक का हिस्सा तुम लोग बना लो, प्रेशर तक का, प्रेशर तक का लिख लो। कल तुम लोग को दो होमवर्क है। दो होमवर्क क्या क्या है? आइस का, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग टेम्परेचर, सॉरी, आइसिंग टेम्परेचर कौन सा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला एक तो चीज पढ़ते थे, वो क्या होता है? ये तीन चीज का खोज क्या है, ये एक्चुअली स्कूल टाइम का है, पर हम लोग इस वो भी स्कूल में भी हम आसान पढ़ते थे, तुमको याद होना हो। तो यहाँ पर भी हम उसका थोड़ा हिस्सा लिख देंगे। पहले चीज खोज के आना कि वो 4 डिग्री सेल्सियस था क्या, ठीक है? चलो जाओ होमवर्क सबके लिए। आज इतने में छोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया लोग का फोन पे, लेकिन मैं क्या उठा इसलिए नहीं रहा हूँ, डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो मैं एक साथ से पढ़ा दिया तुम लोगों को। आज इतने में चला लो भैया, 10 मिनट पहले छोड़ दे रहा हूँ, कल थोड़ा जल्दी पढ़ा कर टाइम पे, ठीक है? जब सब कल याद करके आएंगे यहाँ तक।